सीमा पर तनाव है, पंजाब में चुनाव है, तो अब हरियाणा से ज़्यादा पंजाब में पाए जाएंगे। डीलिमिटेशन को लेकर भारतीय जनता पार्टी काफ़ी ज़्यादा सोच विचार कर रही है, तो आंकड़े हैं नहीं, कैसे आएगा? पंजाब में सरकार चल रही है आम आदमी पार्टी की, भगवंत मान चला रहे हैं इसको। हास्य और रंजन के लिए तो भगवंत मान जी को वहाँ उपस्थित किया हुआ है, तो ज़रूर से ज़्यादा भूमिका जो है उनकी उस प्रकार की दिखाई देती है। किनकी? या केजरीवाल जी की और किन की दिखाई देगी? उनकी पार्टी के नेता हैं, तो लोग इस प्रकार की मान्यता के साथ भी पंजाब में चलते हैं। हरियाणा की तो हरियाणा से ही चल रही होगी, है ना? अभी कुछ रोज़ पहले सुखबीर बादल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिले, क्या बातचीत हुई? मेरे को तो एक एक पल याद है ना। कल भी माननीय प्रधानमंत्री, मुझे तो वो आपकी फ़ोटो भी याद है अखबार में, जब आप अनिल विज के साथ अर्धनग्न अवस्था में खड़े थे। मुझे तो वो क्रांतिकारी याद है। अब आप कभी हृदय हो गए हो, कुछ कहने को ही तैयार नहीं हो, तो मैं क्या करूँ? चक्रव्यूह देखिए मुकेश राजपूत के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेटवर्क 18। मैं हूं आपके साथ मुकेश राजपूत, चक्रव्यूह के साथ। चक्रव्यूह के सवालों के घेरे में आज हमारे साथ रहेंगे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ओम प्रकाश धनखड़। धनखड़ साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका चक्रव्यूह में। और धन्यवाद चक्रव्यूह का भी और मुकेश राजपूत जी का भी, न्यूज़ 18 का भी। बहुत बहुत शुक्रिया आप आए, और अब आपसे हम बातचीत करेंगे। लेकिन आज इस कार्यक्रम को थोड़ा सा हम अलग रंग से शुरुआत इसकी करने जा रहे हैं। मेरे हाथ में एक बहुत ही खूबसूरत पुस्तिका है, श्रेष्ठ की अभिव्यक्ति हो, गिव योर बेस्ट, लेट द एक्सप्रेशन ऑफ एक्सीलेंस शाइन फोर्थ, ओम प्रकाश धनखड़। तो धनखड़ साहब की ये खूबसूरत अभिव्यक्ति है जो अब आपको मिल रही है। सेकंड एडिशन इसका आ गया है, और इसकी शुरुआत चक्रव्यूह की करें तो इसमें हम देख रहे हैं कि रामनाथ कोविंद जी ने इसका अनावरण किया था। और इसमें जो सबसे अच्छी चीज़ है, जो कहें कि इस किताब का आधार है, वो एक प्रार्थना है। तो मैं चाहूँगा कि ये जो प्रार्थना है, आप इसको पढ़ें और फिर उसके बाद हम चक्रव्यूह के सवालों का। वैसे ही बोलूँगा जी। आत्मा स्वतंत्र है, चेतना स्वतंत्र हो, मुक्त बुद्धि का यंत्र हो, मन भरा हो चाव से, हृदय हरे पेड़ के भाव से, रहो निराकार में, कर्म सरोकार में, दृष्टा विचार में, संतुलित व्यवहार में, श्रेष्ठ की अभिव्यक्ति हो, दिन प्रधान कर्म प्रधान व्यवस्थित हो, मेरा ज्ञान बने मेरा आचरण, सफल सज्जनों की संगति हो, पाऊँ सबका सर्वश्रेष्ठ यह स्वभाव और तंत्र हो, सर्वे भवंतु सुखिनः मेरा जीवन मंत्र हो। वाह, बहुत खूब। तो ओम प्रकाश धनखड़, जिनको मैं जानता हूँ, वो धनखड़ तो आपका सरनेम है, वैसे मैं ओम प्रकाश धाकड़ के तौर पे आपको देखता रहा हूँ। तो धाकड़ साहब, अब संत के रूप में कैसे आ गए? आप तो हमेशा बेबाकी से रहते थे। मुझे याद है जब कांग्रेस की सरकार थी तो आप किसानों के साथ आंदोलन करते थे, स्कूल के जो टीचर्स हैं उनके साथ आप टॉपलेस होके जाया करते थे। दो तीन नाम थे कांग्रेस की सरकार में, एक ओम प्रकाश धनखड़ का हुआ करता था उस वक्त भारतीय जनता पार्टी में, रामविलास शर्मा का हुआ करता था, एक अनिल विज का हुआ करता था। लेकिन अब ये तीनों ही जो टाइगर हैं, ये अपनी कहाँ हैं पता मुझे नहीं। लगता है कि जितनी बेबाक बात यहाँ कही गई है, बहुत बड़ी क्रांति है। आत्मा स्वतंत्र है। कितनी बड़ी दुनिया आत्मा को स्वतंत्र कराने के लिए लगी हुई है, लेकिन इसकी पहली उद्घोषणा सबसे ज़्यादा क्रांतिकारी है कि आत्मा स्वतंत्र है। उस आत्मा को स्वतंत्र कराने का प्रयास ही बंधन है, दवाई ही बीमारी है। केवल ये समझना है कि आत्मा स्वतंत्र है, क्योंकि निराकार को कोई बांध ही नहीं सकता, अजर अमर अविनाशी को कोई रोक ही नहीं सकता। केवल स्वतंत्र कुछ कराना है तो उसमें से जो ध्यान निकलता है, जिसको संत महात्मा सूरत कहते हैं, वो जो ध्यान है वो उसको चेतना भी कहा जाता है। वो अटैच एंड डिटैच होती है। आत्मा निरपेक्ष है, वो निर्गुण है, वो ना अटैच होती है ना डिटैच होती है। उसमें से निकली हुई एक धारा जो हमको जीवंत रखती है, वो अटैच एंड डिटैच होती है। और इसलिए चेतना डिटैच होना सीखे जल्दी, ये मनुष्य की ताकत है। बचपन में हमको अटैच होना सिखाया जाता है, पढ़ाई पर ध्यान दो, शादी होगी तो कहते हैं बच्चों पे ध्यान दो, बुढ़ापे में कहते हैं छोड़ दो अब,
बच्चे संभाल लेंगे। अटैचमेंट डिटैचमेंट यहाँ सिखाया जाता है, लेकिन किसी घटना से, किसी मुद्दे से, किसी विचार से कोई व्यक्ति जितनी जल्दी डिटैच होने का सामर्थ्य रखता है वो उतना ही ताकतवर है। अब इसलिए पहली ही पंक्तियाँ सबसे ज़बरदस्त हैं। उससे बड़ी घोषणा है जितनी घोषणाएं आप मेरी पहले की कर रहे थे। देखिए, आज आपने मेरी दोनों यात्राओं को छेड़ दिया। हाँ, एक यात्रा अंदर की यात्रा होती है, एक बाहर की यात्रा होती है। ये पुस्तक मेरी अंदर की यात्रा है और जो आपने जिक्र किया वो बाहर की यात्रा है। अब बाहर की यात्रा करते करते व्यक्ति खुद को दो तरह से संभालता है। या तो दूसरों को गालियां देके, वो अच्छे नहीं, वो अच्छे नहीं, वो अच्छे नहीं, अपने को हमेशा व्यक्ति अच्छा मानता ही मानता है। ये है रिएक्टिव पर्सनैलिटी। एक होती है प्रोएक्टिव पर्सनैलिटी। वो बाहर कमियां नहीं देखता, वो ये देखता है कि मैं अपने को और बेहतर कैसे कर सकता हूँ और बेहतर करके मैं अपने में क्या सुधार ला सकता हूँ, मेरे स्वभाव में, मेरे व्यवहार में, मेरे सोचने के पैटर्न्स में, तरीकों में, मेरे अंदर से मेरे को अच्छा रखने के कौन से टूल्स हो सकते हैं। ये अंदर की यात्रा है कि मैंने अपने को बाहर दूसरों को देखते हुए या दूसरों को भला बुरा कहते हुए यात्रा करने की बजाय खुद को अंदर से और बेहतरी की तरफ ले जाने की यात्रा की है। जी, ये 16 पंक्तियाँ उसके मंत्र हैं। बहुत खूबसूरत पंक्तियां हैं। आप बात अंदर बाहर की कर रहे हैं, हम भी बात राजनीति की करेंगे क्योंकि ये चक्रव्यूह है। मैं एक और आज जो राजनीति भी जो होती है वो भी अंदर भी होती है, बाहर भी होती है। बाहर तो जो राजनीति होती है वो दूसरी पार्टीज के साथ होती है, अंदर जो राजनीति होती है वो अपनों के साथ होती है। मैं तो अपनों को कुछ भला बुरा ना कहें, इसलिए आपने दिल की बात, आत्मा की बात की बजाय अब दिमाग की बात करनी शुरू कर दी है और मैं आज खामोश आपके रहना चैनल शुरू कर पर दिया है। ऐसी बात आज कह के जा रहा हूँ जो इससे पहले कभी नहीं कही गई है। व्यक्तिगत रूप से सत्य की खोज अध्यात्म है, सार्वजनिक रूप से सत्य की खोज राजनीति है। इसलिए भारत की संसद में लिखा है सत्यमेव जयते। अगर आपने समाज की दृष्टि से सार्वजनिक रूप से सत्य को खोजना है तो राजनीति उसका माध्यम है, और अगर आपने व्यक्तिगत रूप से सत्य को खोजना है तो अध्यात्म उसका माध्यम है। दोनों एक ही, पहले एक सबके लिए है, सर्वे भवन्तु सुखिना के लिए है, और एक व्यक्तिगत रूप से ये सब चीज़ों को करते हुए भी निराकार में, जैसे मैंने कहा ना, रहो निराकार में, कर्म सरोकार में। जैसे आप एक रोल कर रहे हो अभी एक पत्रकार का, और आप इसी ड्रेस में जाके यों क्यों जाके इसी साकार रूप में विश्राम करने लगते हो तो आप विश्राम नहीं कर पाओगे। बिल्कुल। आपने ये आईडी उतारनी पड़ेगी, अपना स्वरूप बदलना पड़ेगा। इसलिए आपकी रहनी जो है वो बिना किसी इमेज के हो, क्योंकि आप बात करना चाहते हो आज मेरी 2 इमेजेस से। आप एक इमेज के साथ बैठे हो, पत्रकार की इमेज के साथ, मेरे से बात करना चाहते हो एक राजनेता के नाते भी और एक साधक के नाते भी, क्योंकि पुस्तक आपने पहली पकड़ी है। तो ये जो इमेज विहीन रहना, ये निराकार में रहना है, क्योंकि आदमी इमेज के साथ ही बात करता है। हमारे हरियाणा में जैसे भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया ना युद्ध में, ऐसे हमारा हरियाणवी आदमी युद्ध में सबसे अच्छी बात करता है जब वो लड़ाई करता है। तो वो झगड़ा होने पर सबसे पहले सवाल करता है क्या बने हुए हो तुम। इसका मतलब क्या है कि तुम शरीर से तो मुझे दिख रहे हो, अपनी इमेज अंदर से क्या माने हुए हो। तो सारी बात, सारी की सारी बात वो आर ऑफ इमेजेस है, चाहे वो पॉलिटिक्स में है चाहे जीवन में है। एक मुझे एक शेर किसी शायर का याद आ रहा है, आपने भी ज़रूर सुना होगा, बहुत ही मशहूर रहा है कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता, अपना दिल भी टटोल कर देखो, फासला बेवजह नहीं होता। ये फासला हो दिल कहाँ गया? दिल बहुत चाहता है सच बोलें, दिल बहुत चाहता है सच बोलें, क्या करे हौसला नहीं होता। क्या माहौल ऐसा है कि बोलना तो चाहते हैं लेकिन हौसला नहीं होता, और फिर दिल की बजाय, आत्मा की बजाय आप दिमाग से काम करने लगते हैं। इससे ज़्यादा ताकत की बात मैं क्या कह सकता हूँ जो सबसे पहले कही है। इससे ज़्यादा हौसले की बात क्या हो सकती है। आत्मा स्वतंत्र है, कितना बड़ा वांग में लगा हुआ है आत्मा को स्वतंत्र कराने के लिए। मैं कह रहा हूँ आत्मा स्वतंत्र ही है। इससे बड़ी क्रांति की बात क्या हो सकती है। और जो इस रास्ते पर जो बढ़ता है उससे ज़्यादा हौसले वाला कोई व्यक्ति नहीं होता है। वो ज़बरदस्त हौसले वाला व्यक्ति ही जो है इस रास्ते पर बढ़ पाता है। इसलिए अभी एक ताज़ा बयान आया है, क्योंकि आप अब पंजाब के दौरों पर रहेंगे, सीमा पर तनाव है, पंजाब में चुनाव है, तो अब हरियाणा से ज़्यादा पंजाब में पाए जाएंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह आपके नेता हैं, उनका बयान आया। बयान क्या आया, एक अखबार में उन्होंने एडिटोरियल के तौर पे लिखा या उसमें छपा है कि पंजाब में नफ़रत की राजनीति नहीं हो सकती। क्या मायने हैं इसके?
ये बिल्कुल सही कहा उन्होंने, कहीं भी नहीं हो सकते। नफरत की राजनीति पंजाब में क्या कहीं भी नहीं हो सकती। इसलिए राजनीति के लिए इतनी बड़ी स्टेटमेंट मैंने दिया, राजनीति सत्य की खोज है और सबने सत्य की खोज की, उस रास्ते पर आगे बढ़ना ही पड़े। सार्वजनिक जीवन के सत्य की खोज है। इसलिए जिस प्रकार का वातावरण बहुत समय तक पंजाब में बना और उस पंजाब जिसमें से झुलसता रहा बहुत वर्षों तक, और उसके बाद पंजाब एक अच्छे विकास के उसके रास्ते पर उस नाते से बढ़े, इस बात के जो भी सोचने वाले लोग हैं वो सब इस तरह की बात कहेंगे। क्योंकि पंजाब में बहुत सारे लोगों के प्रयास इस प्रकार के रहे कि वो एक इस ढंग से सोचाएं, लोगों को सामूहिक मन इस प्रकार का बनाएं कि जिसके कारण से कुछ लोगों को अच्छा लगे, कुछ लोगों को बुरा लगे। इस बयान को अगर मैं अपने ढंग से और एक पत्रकार के ढंग से और आपसे, क्योंकि आप राजनीतिज्ञ हैं, क्योंकि अपना नजरिया हो सकता है। उनके जो बार बार इस तरीके के बयान आ रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी में मुझे लगता है कि थोड़ा सफोकेटेड फील करते हैं। जब प्रधान बनाया जाता है तब उनका बयान आ जाता है तो मुझे जो कोई पूछता नहीं है। तो ये जो बयानात हैं और नफरत की राजनीति की तरफ, क्या वो भाजपा की तरफ इशारा तो नहीं कर रहे? क्या राहुल गांधी उनको बोल रहे हैं कि कांग्रेस में सुलह करवा दो, तो क्या वो वापस कांग्रेस में जाने की तो नहीं सोच रहे? देखो, ये तो मुझे नहीं लगता कि जिस प्रकार की व्याख्या उनके बयान की आप कर रहे हो, तो बहुत हौसले वाले और ठाड़े आदमी हैं, बेबाक आदमी हैं, राजा आदमी हैं और बड़ी मजबूती के साथ जीवन भर उन्होंने राजनीति की है। वो पंजाब के परिदृश्य को देखकर, पंजाब के में चलने वाली वर्तमान राजनीति को देखकर और जिस प्रकार की चीज़ें पंजाब में घटित होती रही हैं पहले, उसको देखकर मुझे लगता है आपका अपना नज़रिया है, मेरा अपना नज़रिया है। मेरे नज़रिए से उनका कहना यह है कि पंजाब एक प्रेम की धारा वाला जो है राज्य है और उसमें इस प्रकार की सोच के साथ, जिस प्रकार की सोच के साथ अभी लोग बैठे हुए हैं, जिस प्रकार का वातावरण उन्होंने उत्पन्न करने की समय समय पर कोशिश की है, उसको वो समझते हैं। और मुझे लगता है कि उनका जो है बहाव जो है पंजाब की जो प्रेम की मुख्य धारा है उसके प्रति है। मतलब उनका इशारा आम आदमी पार्टी की तरफ होगा? निश्चित रूप से, जी जी, स्वाभाविक रूप से, जिस प्रकार से अब आप आत्मा से नहीं, अब आप दिमाग से बात कर रहे हैं। खैर, बहरहाल आगे बढ़ते हैं। आप अभी भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय सचिव हैं। आप इससे पहले भी राष्ट्रीय सचिव रह चुके हो, काफ़ी साल पहले। हरियाणा की सरकार में आप कैबिनेट मंत्री रहे, 2014 से 19 तक मनोहर लाल खट्टर साहब के साथ काम किया। काफ़ी मुश्किल दौर था वो 2014 से 2019 का। जाट आंदोलन हुआ, आप एक बड़े नेता के तौर पर उभरे और जाटों का जो ये आंदोलन है उसमें आप बिल्कुल दीवार की तरह मनोहर लाल खट्टर साहब के साथ खड़े रहे। अब नितिन नवीन की टीम में हैं आप कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, हरियाणा के आप भाजपा के अध्यक्ष रह चुके हैं। तो जो टीम में बदलाव होना है अब निश्चित तौर पे होगा, क्योंकि नई टीम बनेगी। अभी नड्डा साहब की टीम चल रही थी, तो अपने आप को आप कहाँ पे देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का सबसे सुंदरता यही है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने को एक ही रूप में देखता है, इसको कार्यकर्ता, और वो कार्यकर्ता का स्वरूप, वो दायित्व वो छोड़ता है अपने नेतृत्व पर। उसने जिस भी कार्यकर्ता से जो काम लेना हो उस रूप में, मैंने कितने रूपों में काम किया, जिला अध्यक्ष के रूप में मैंने काम किया, प्रदेश महामंत्री के रूप में मैंने काम किया, राष्ट्रीय सचिव जैसे आपने कहा उस समय मैंने, अटल जी की सरकार के समय मैंने काम किया है, किसान मोर्चा अध्यक्ष मैंने काम किया है, मंत्री मैंने काम किया है, प्रदेश अध्यक्ष मैंने काम किया है। हम कभी भी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के खुद का विचार नहीं करते हैं। खुद का विचार करने का दायित्व जिनको उस समय दायित्व दिया जाता है उनका होता है। हम सब का काम करने का होता है। जो भी काम हम कार्यकर्ताओं को मिलता है, हमारा एक ही लक्ष्य है जो पुस्तक पर लिखा हुआ है, गिव योर बेस्ट। जो भी आपको भूमिका मिले उसमें अपने सर कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि इतने बड़े बड़े पदों पे मैं रह चुका हूँ, अब यही काम जो कुछ साल पहले करवाया जा रहा था उसी भूमिका में हूँ, तो गिव योर बेस्ट आप देना तो चाहते हैं लेकिन सामने वाला लेना नहीं चाहता? मुझे लगता है कि आप किस सोच केवल पदों में उलझती है। और पदों में अगर उलझोगे तो वर्किंग में आपके यहाँ कितने लेयर हैं पत्रकारिता में? हर लेयर पर अपना बेस्ट दिया जा सकता है। जितने लेयर पर आपके पत्रकार हैं उतने लेयर पर बेस्ट दिया जा सकता है। कार्यकर्ता भी एक बूथ के कार्यकर्ता से लेकर राष्ट्रीय स्तर के कार्यकर्ता तक अपना बेस्ट दे सकता है। बेस्ट पदों में नहीं है, बेस्ट आपकी वर्किंग में है।
कि किस रूप में आप उस वर्किंग को कर रहे हो, नया कार्यकर्ता बना रहे हो, जोड़ रहे हो, संभाल रहे हो, प्रशिक्षित कर रहे हो, अपने को और बेहतर कर रहे हो। पुस्तक आपके हाथ में, इसी पर अगली लाइन है, गिव योर बेस्ट टेक अदर्स बेस्ट। और आज आप पुस्तक को और आत्मा को नहीं छोड़ोगे। इम्प्रूव योर बेस्ट ये भी है। तो इसलिए बेस्ट आप किसी भी भूमिका में, जो भी भूमिका आपको मिली है, उसी में सर्वश्रेष्ठ की अभिव्यक्ति। तो ये अभिव्यक्ति केवल दायित्वों में नहीं है, ये आपकी वर्किंग में है। ये आपकी वर्किंग आपको ये सिखाती है, ये आपके में से बेस्ट अभिव्यक्त करा पाती है क्या। और मुझे आनंद है इस बात का। मेरे अनेक कार्यकर्ता आज इस वाक्य को बोलते हैं। मेरी नए अध्यक्ष ने अध्यक्ष बनते ही सबसे पहले कहा कि मुझे इस मंत्र पर चलना है। तो इसलिए मुझे आनंद है इस बात का कि अनेक कार्यकर्ता जो है इस बात को स्वीकार करके कि वो भी अपने जीवन में अपना सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्त करना चाहते हैं और अपनी टीम का सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्त कराना चाहते हैं, उसमें मददगार बनते हैं। बिल्कुल, आपकी अध्यक्षा पे भी आएंगे, मुख्यमंत्री पर भी आएंगे। डीलिमिटेशन को लेकर भारतीय जनता पार्टी काफ़ी ज़्यादा सोच विचार कर रही है। डीलिमिटेशन बिल लाने की कोशिश भी की गई, जिसे आप लोगों ने महिला बिल का नाम दे दिया, हालांकि डीलिमिटेशन था। तो आंकड़े हैं नहीं, कैसे आएगा? देखिए, मुझे लगता है कि अब फिर से इस विषय की बात शुरू हुई और बहुत सारे लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को और अपना समर्थन दिया। एनडीए का कुंडा बड़ा हो गया और मुझे लगता है कि बाकी लोग भी समान विचार के लोग उस नाते से साथ आएंगे। मतलब आप देखिए ना, जब पहला चुनाव हुआ तो 3.5 लाख मतदाता की हमारी लोकसभा थी, अब उससे 5 गुना बड़ी हो गई है। 17.8 लाख मतदाताओं के 5 गुना बड़ी हो गई। इसी तरह से हमारी विधानसभाएं भी 4.5 गुना बड़े होते हैं। एक व्यक्ति कितने लोगों का रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है, उसकी मात्रा 5 गुना बढ़ जाना। इसलिए वो उस रिप्रेजेंटेटिव के साथ भी न्याय नहीं है और देश की जनता के साथ भी न्याय नहीं है। और इसलिए चाहे वो 63 में हुआ हो, चाहे वो 73 में हुआ हो, या 2002 में केवल सीटों का एरिया बदला हो, तो ये इस समय मुझे लगता है कि अपरिहार्य है। और प्रधानमंत्री जी और भाजपा सरकार और एनडीए इस पर कटिबद्ध है, उस रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। मुझे लगता है कि फ्लोर पर जो लोग फिर इस प्रकार के विपक्ष को समान क्या ये विचार बात वाले आप लोग समझा नहीं पा रहे, या विपक्ष को साथ में लेके नहीं चलना चाह रहे? विपक्ष की अपनी चिंताएं, अपने डर हैं, अपने सोचने के तरीके हैं। और उनको लगता है खेल डीलिमिटेशन का नाम लेके आप खेल कर जाओगे। कहीं ना कहीं ये मान भी लिया है कि उन्होंने, जिसको कहते हैं ना कि एक पहले एक विषय आता था समालोचना आलोचना, तो समालोचना वो होती थी, इसमें 4 अच्छी बात भी करेंगे और 4 कमी भी बताएंगे, लेकिन आलोचना तो केवल एक ही तरह की बात होती है। विपक्ष अपनी भूमिका में मुझे लगता है कहीं ना कहीं चूक रहा है, जागृत नहीं है उस प्रकार से वो, और चूकने के कारण ही उसकी स्थिति दिन पर दिन और ख़राब होती चली गई है। जी, महिला सशक्तिकरण, भारतीय जनता पार्टी आजकल इस शब्द का काफ़ी इस्तेमाल करती है। हरियाणा में तो अब आपकी अध्यक्ष भी बन गई हैं डॉक्टर अर्चना गुप्ता। कभी आप अध्यक्ष हुआ करते थे, वो आपकी कार्यकर्ता हुआ करती थी, आज उल्टा है। दूसरा, अब मुख्यमंत्री जो हैं नायब सिंह सैनी हैं, तो इन दोनों को आप कैसे देखते हो? हरियाणा की राजनीति के तौर पे आपका जो अनुभव है वो क्या कहता है? हरियाणा को किस दिशा में ले जा रहे हैं? एक तो यंगर टीम हरियाणा को चला रही है, बहुत आनंद की बात है, अच्छी मजबूत टीम है। नायब जी भी एक तरह से बहुत मजे हुए, कार्यकर्ता के नाते से जिले से दायित्व लेके। मेरे साथ किसान मोर्चा में महामंत्री थे, जब मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष था तो हरियाणा के महामंत्री थे। फिर मंत्रिमंडल में भी सब मेरे साथ थे, वो मेरे टीम में थे। और जब मैं अध्यक्ष था तो हमने उनको वहाँ भेजा था हमारे बीसी मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के नाते। फिर मेरे बाद अध्यक्ष का दायित्व आया और अब मुख्यमंत्री का बहुत शानदार दायित्व निभा रहे हैं। और अर्चना जी एक नए जोश के साथ, हमारी पहली अध्यक्ष भी महिला थी, आपको ध्यान होगा, कमला वर्मा जी, और अब भी बनी है इस समय में, जब महिला सशक्तिकरण का दौर, जैसे आपने कहा, और एक मजबूत नेत्री के रूप में अपना दायित्व उन्होंने एक तरह से संभाला है और बेस्ट परफॉर्म करेंगे। और नायब जी तो उस नाते से अच्छे परफॉर्मर, मतलब समय देने में, मिलनसारिता में नायब जी की कोई बराबरी नहीं। इन दोनों को अगर 10 में से नंबर देने हो तो डॉक्टर अर्चना गुप्ता को कितना देंगे और नायब सिंह सैनी को कितने देंगे? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि दोनों एक प्रयास में हैं कि वो अपना पूर्णांक दे सकें। तो ये शब्द उन्होंने सीखा भी है, उनके जीवन में भी है कि अपना बेस्ट कैसे दे सके। तो दोनों अपने अपने पूर्णांक को देने के प्रयास में हैं। पंजाब की हम बात करेंगे। पंजाब में सरकार चल रही है आम आदमी पार्टी की। भगवंत मान चला रहे हैं इसको या दिल्ली से चल रही है? देखिए, कुल मिला के जो पंजाब की फीलिंग है, पंजाब की फीलिंग के साथ उन्होंने वहाँ कुछ
हास्य और रंजन के लिए तो भगवंत मान जी को वहाँ उपस्थित किया हुआ है। अच्छा। लेकिन जिस प्रकार की बाकी सब चीज़ें बहुत सारी दिखाई देती हैं, तो उसमें से लोग ये भी कहते हैं कि भाई जो ज़रूरत से ज़्यादा भूमिका जो है उनकी उस प्रकार की दिखाई देती है। किनकी? या केजरीवाल जी की और किन की दिखाई देगी, वो तो उनकी पार्टी के नेता हैं, तो लोग इस प्रकार की मान्यता के साथ भी पंजाब में चलते हैं। हरियाणा की तो हरियाणा से ही चल रही होगी, है ना? उसमें तो कोई भी गुंजाइश नहीं है आला कमान का देखिए, दखल हम का। तो देखिए दो तरह की बातें हैं, दो तरह की बातों को समझना भी पड़ेगा। एक है जिस पार्टी की देश के बहुत सारे राज्यों में सरकारें हैं, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, बंगाल है, असम है, पूर्वोत्तरों में साझेदारियां हैं, त्रिपुरा में हमारी सरकार है ना जी, राजस्थान में हमारी सरकार है, हरियाणा में हमारी सरकार है, मध्य प्रदेश में हमारी सरकार अधिकतर है, जगह आप ही की हैं। छत्तीसगढ़ में नहीं, मैं जो आप थोड़ी सी बच्ची कोई अब तो भूल ना दूसरी। जाए। नहीं, अब तो उल्टा गिना दिया करो कि अब सरकार है। पंजाब में हमारी तो सरकार भैया, नहीं गोवा है, में हमारी हिमाचल में हमारी सरकार सरकार है, तो नहीं है, ऐसे कर्नाटक में नहीं, बाकी जगह तो हमारी है ही है। हाँ। ऐसे सब स्थानों में एक केंद्रीय सरकार होते हुए उसका जितना जिसको मैं कहूँगा एप्रोप्रिएट मार्गदर्शन वो जो मिलना चाहिए वो सारे प्रदेशों के लिए, वो हमारे प्रदेश के लिए भी है। लेकिन एक ठाली बैठा हुआ आदमी जिसको कोई दूसरा काम अच्छा, नहीं है, उनका नेता तो ठाली बैठा अपने आपको मालूम, अपने वाले आपको 18 मालूम है घंटे काम दिल्ली करे। वालों ने उनको उनके कारनामों के कारण से निर्वर्त कर दिया है। और वो निर्वर्त बैठा हुआ आदमी जिसको सिवाय इस काम के कोई काम ही नहीं है, और एक देश भर का नेतृत्व जो पूरे देश की एक टीम के रूप में, टीम मोदी के रूप में सभी मुख्यमंत्री काम करें, उस ऑप्टिमम लेवल का मार्गदर्शन वो हम पूरी बीजेपी की टीम के रूप में भी हम देखते हैं, और सरकार भी एक टीम के रूप में चलती है। सभी की सारी देश की सरकारें क्योंकि जो मिशन 2047 जो विकसित भारत का है उसके रूप में एक साथ काम करते हैं, तो दोनों में अंतर बहुत है। पंजाब की बात को ही आगे बढ़ाते हैं, और अभी कुछ रोज़ पहले सुखबीर बादल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिले, बातचीत हुई। क्या बातचीत हुई? वो कुछ तो वही आपको अंदाजा हो? वो तो उनके सिवा कोई नहीं बता सकता। वो तो या तो बादल साहब बताएं या प्रधानमंत्री जी बताएं। लेकिन बादल साहब ने साथ बहुत लंबे समय तक, चाहे वो बड़े बादल साहब हों, आदरणीय प्रकाश सिंह बादल जी हों, और इन सब लोगों ने लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी के साथ काम किया है, और उस काम को हमने साथ साथ देखा है। और इस समय उनकी मुलाकात हुई है। पंजाब में उनकी पार्टी बहुत समय तक शासन में रही है, बीजेपी साथ भी रही है। ये निर्णय तो भविष्य का है। बीजेपी और दोनों दल उस समय कि क्या भारतीय जनता पार्टी पंजाब को क्या लगता है, देश को क्या लगता है, तो उस समय इसलिए इसकी बहुत जल्दी से मैं कहूँगा कि कल्पना के पंख उड़ाकर हम बातें करें तो थोड़ी जल्दबाजी होगी। ऐसा बिल्कुल कवि वाले अंदाज में आ गए पंजाब की इकाई जो सोचेगी और देश की इकाई जो सोचेगी, और जो उनके दल भी जो सोचेंगे उस हिसाब से चीज़ें जो है। लेकिन मैं ये बात आपको जरूर कहूँगा, आपका दिल, आपका दिमाग और आपकी आत्मा क्या कहती है, क्या होना चाहिए? मैं अभी 13 की 13 लोकसभा की बैठकें करके पंजाब में आया हूँ पिछले महीने में। आज फिर एक लुधियाना प्रदेश स्तर की बैठक के लिए जा रहा हूँ। कल शाम को भी मैं उनकी छोटी टोली के साथ बैठा था। पंजाब की टीम बहुत उत्साह में है और बहुत अच्छा काम कर रही है। जो किसान आंदोलन हुआ, किसान आंदोलन से भारतीय जनता पार्टी को बाकी जगह डेंट पड़ा या नहीं पड़ा, लेकिन पंजाब में बहुत पड़ा। सुखबीर बादल की पार्टी अकाली दल आपको छोड़ के चली गई, और पंजाब के लोग क्योंकि उसमें ज़्यादा शामिल थे दूसरे राज्यों की तुलना में, तो वो वाला जो डेंट है वो कितना भरा है, या अभी समय लगेगा? मैं आपको एक बात साफ साफ बताता हूँ कि क्योंकि आप ईमानदारी से बोलते हैं। पहले हम बहुत छोटी पार्टी थे, बादल साहब के साथ जब थे। इस सब के बावजूद हम एक काफ़ी बड़ी पार्टी के रूप में सने सने अब बढ़े हैं। हमारे संगठन का व्याप बढ़ा है नीचे तक, और उसके नाते से बहुत सारे अच्छे शानदार लोग भारतीय जनता पार्टी के संगठन में शामिल हुए हैं, आप भी देख रहे हो। और बूथ तक भी हमारा संगठन उस प्रकार का खड़ा हुआ है, और बहुत सारे रिटायर्ड अधिकारी हैं, अच्छे लेवल के अधिकारी। भाजपा अब पंजाब में एक उभरती हुई बड़ी पार्टी है। वो पार्टी नहीं है जो एक छोटी साझेदार एक लिमिटेड सीटों पर आती थी। अब भाजपा पंजाब में उभरती एक बड़ी पार्टी है। इस वाक्य को मैं अंडरलाइन करके कहना चाहूँगा। अभी कुछ रोज़ पहले मैंने देखा कि जो कांग्रेस और भाजपा एक हो गई। पता है आपको किस विषय पे? पंजाब से पानी चाहिए हरियाणा को, इस विषय पे एक है। वैसे एक दूसरे के जाति दुश्मन हैं।
पंजाब में जब अकालियों की सरकार होती है भाजपा वाले पानी नहीं दिलवा सकते, जब वहाँ पे कांग्रेस की सरकार होती है यूपीए वाले पानी नहीं दिला सकते। तो ये एसवाईएल का मुद्दा, पानी का मुद्दा राजस्थान का शायद अब थोड़ा सॉल्व हो रहा है क्योंकि दोनों जगह पे आपकी सरकार है। तो ये एक मुद्दा भर है या चुनाव में मतलब लोगों को गुमराह करने की कोशिश भर है? देखिए ऐसा नहीं है, दोनों बातें हैं। देखिए एक तो पंजाब को भी हरियाणा को भी, मैं सिंचाई मंत्री रहा हूँ हरियाणा का, एक बेटर वाटर मैनेजमेंट पे जाना पड़ेगा। बेटर वाटर मैनेजमेंट समय की आवश्यकता है, पंजाब की भी है हरियाणा की भी है। और बेटर वाटर मैनेजमेंट पर अगर दोनों राज्य जाते हैं तो फिर उनके पानी के बंटवारे के इश्यूज भी, जिसको मैं कहूँगा कि फिर जो हमारे वर्तमान वाटर रिसोर्सेज हैं वो हमारे लिए ही बेहतरीन स्थिति में हो जाएंगे। जो हमको भाखड़ा या बाकी सब उसकी स्थिति है, सने सने करके हमको फ्लडेड इरीगेशन से हटना पड़ेगा, क्योंकि दोनों राज्यों में लाखों एकड़ ज़मीन हमने ज़्यादा पानी दे देकर ख़राब कर ली है और लाखों जो है एकड़ फीट पानी हमने ज़मीन से निकाल कर उसको बहुत डार्क जोन में बदल दिया है। ये दोनों तरफ से बैलेंस अच्छा नहीं है, कहीं ज़्यादा गया और कहीं ज़्यादा निकल गया। तो उस नाते से इसका बैलेंस करके हम, हमारी और आगे ज़मीनें ख़राब नहीं हो, उनकी भी कई लाख एकड़ ज़मीनें ख़राब हैं, हमारी भी कई लाख एकड़ ज़मीन ख़राब है। हमारे इलाके में भी बहुत ऐसे इलाके हैं जहाँ पानी का अभाव है हमारा, जैसे आप भिवानी कहो, महेंद्रगढ़ कहो, नारनौल कहो, जिसके कारण से हम एसवाईएल का पानी का आग्रह हरियाणा करता है। पंजाब में भी बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ डार्क जोन या पानी के अभाव की स्थिति रहती है। तो इसलिए बेटर वाटर मैनेजमेंट का रास्ता अपनाते हुए और दोनों राज्य फिर उसमें से जो अवेलेबल वाटर रिसोर्सेज है, मुझे लगता है कि वो राज्यों की ज़रूरतों के लिए बेहतरीन उपयोग उसका उस प्रकार से हो सकता है। लेकिन उस नए रास्ते पर राज्यों को सोचकर जाकर आगे बढ़ना पड़ेगा। अपने अपने राज्यों के हिसाब से आग्रह करना वो सब स्वाभाविक बात है, वो राज्य करते ही हैं, सभी राज्य करते हैं। कुल हरियाणा पंजाब का विषय नहीं है, राजस्थान भी करता है, दक्षिण में भी आप देखते हैं कावेरी के पानी को लेकर, बाकी नदियों के पानी को लेकर सब राज्यों में विषय रहते हैं वो सब, और सब राज्य अपने अपने हिस्से का आग्रह नेचुरल रूप से करते हैं और करेंगे भी। जगत प्रकाश नड्डा साहब आपके काफ़ी क्लोज रहे हैं और जब आपको अध्यक्ष बनाया जाना था हरियाणा का तो उनका फ़ोन आया था और वो कॉल मिस हो गई थी आपकी, आप शायद दिन में विश्राम कर रहे थे। तो एक वो समय था, एक आज आप अपनी किताब के मार्फत से लोगों को बता रहे हैं कि आप अपना बेस्ट दीजिए। तो क्या ओम प्रकाश धनखड़ जो धाकड़ जाट नेता हैं, बादली से आप राजनीति करते हैं, वहाँ से चुनाव लड़ते हैं, जिसको भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ माना जाता है, क्या आपकी पार्टी आपका बेस्ट निकाल पा रही है या गुंजाइश है? मुझे लगता है कि मुझे एक काम नहीं, मेरी पोर्टली में बहुत काम है और 6-6, 7-7, 5-5, 6-6 राज्यों में मैं पूरे देश में जो पार्टी का प्रशिक्षण चलता है उसके पूरे देश का को कन्वीनर हूँ। वन नेशन वन इलेक्शन का जो देश भर में विषय चलता है उसकी मैं 4-5 जो शिवराज जी के साथ हमारी टोली है उसमें हूँ। इसके साथ साथ समसामयिक जो विषय पार्टी के कार्यक्रम आते हैं उन कार्यक्रमों में मेरी अलग अलग राज्यों को, कई राज्यों को संभालने का दायित्व तो मुझ पर रहता है। तो भिन्न भिन्न प्रकार की ड्यूटी पाते ही मुझे लगता है कि पर्याप्त काम देकर, और मुझे लगता है कि उस दिन का कंपैरिजन बहुत दूर चले गए आप। मेरे को तो एक एक पल याद है ना, कल भी माननीय प्रधानमंत्री, मुझे तो वो आपकी फ़ोटो भी याद है अखबार में, जब आप अनिल विज के साथ अर्धनग्न अवस्था में खड़े थे। मुझे तो वो क्रांतिकारी याद है। वो जो क्रांतिकारी है वो कृषि मंत्री रहा। फिर जब किसानों की प्रॉब्लम आती थी तब भी हम यहाँ पे आमने सामने बैठकर पूछते थे कि वो जो क्रांतिकारी ओम प्रकाश धनखड़ है वो कहाँ गया। हम तो आज भी वही पूछ रहे हैं। अब आप कभी हृदय हो गए हो, कुछ कहने को ही तैयार नहीं हो, तो मैं क्या करूं? तो कहता हूं, कल भी माननीय प्रधानमंत्री जी का फ़ोन था, उन्होंने आशीर्वाद दिया पुस्तक के लिए। जब पुस्तक उनको मिली तो उन्होंने कहा इसके लिए तो बधाई। उन्होंने बहुत जो है मुझे आशीर्वाद मिला, मैं आभारी हूँ। तो इसलिए जो मैं आपको कहना ये चाह रहा हूँ कि मुझे तो नित्य आशीर्वाद है, चाहे वो नड्डा जी हैं, चाहे नितिन नवीन जी हैं, चाहे अमित शाह जी हैं, प्रधानमंत्री जी हैं। सप्ताह भर पहले पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी घर पर आए थे। तो मेरे पर आशीर्वाद पार्टी का
पूरा है। मैं हरियाणवी में कहूँ तो हरियाणवी में बोल लो अपना। हाँ, वो मैं तो कहते हैं हरियाणा ना- का भांजा हूँ। नहीं वो हरियाणवी में जैसे कहते हैं ना कि फुल कृपा है। तो इसलिए मेरे पर मतलब आशीर्वाद कृपा कहीं पे, आशीर्वाद मुझे क्यों लगता है कि कृपा कहीं पे रुकी हुई है, आप कह रहे फुल कृपा है। मेरे पर सब पूरा आशीर्वाद है। सब लोगों संतोष का। हो गया अब मुझे आपको। सने पर्याप्त सने नहीं, मैं आपके असंतोष जगाने से मेरे में कोई संतोष जगने वाला नहीं, असंतोष है तो और बेहतर कैसे देते रहे जीवन भर इसका। अभी आपका जो कार्यकाल रहा भारतीय जनता पार्टी का, जो अभी चल रहा है, तकरीबन 12-13 साल हो गए, हरियाणा में भी और केंद्र में भी। तो पहली बार हुआ जब आपके किसी मंत्री को, धर्मेंद्र प्रधान जी की मैं बात कर रहा हूँ, कि जनता के आक्रोश से, और वो भी जैन जी जो बच्चे हैं उनके आक्रोश के कारण इस्तीफा देना पड़ा। इस घटना को आप कैसे देखते हो? क्या भारतीय जनता पार्टी बदल रही है, कमज़ोर हो रही है, या लोगों की बात उन्होंने सुननी शुरू कर दी है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने तो हमेशा लोगों की बात को सुना है और भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में इस बात को समझती है, जानती है। जो समाज के भिन्न भिन्न वर्ग हैं वो जो इस प्रकार से उसको मैं पॉलिटिकल साइंस की भाषा में कहूँ तो प्रेशर ग्रुप काम करते हैं, मजदूरों का, किसानों का, छात्रों का। मैं तो खुद छात्र नेता रहा हूँ, धर्मेंद्र जी खुद हमारे साथ छात्र नेता रहे हैं। आप साथ ही रहे होंगे? विद्यार्थियों ने, वो मेरे से थोड़े जूनियर थे। वर्षों तक हम लोगों ने साथ काम किया है और सभी मौक़ों पर, ये कोई पहला मौका नहीं है, भारतीय जनता पार्टी ने किसान कानून वापस लिया। कभी-कभी भारतीय जनता पार्टी कभी-कभी ने लैंड एक्विजिशन का बिल जो लेके आए थे अरुण जेटली, उसको वापस लिया। अब देखो ना, वो भारतीय जनता पार्टी ने आंदोलन, इसी समय जो विद्यार्थियों ने जो सुझाव सुझाए उनको माना। और धर्मेंद्र जी ने भी बहुत पहले से अपने बारे में ये कहा था कि ये विषय, क्योंकि ऑन टीवी उन्होंने रिकॉर्ड की, ये कहा था कि ये मेरी गलती है। आपने भी देखा होगा उनको इंटरव्यू, और उसी समय से उनका आग्रह था कि मुझे इस दायित्व वो से। तो प्रेशर इतना पड़ गया। नहीं, वो अब आप बाहर से देख रहे हो, उन्होंने खुद अंदर से, हम सबको लोग जानकारी, उन्होंने बहुत पहले से कहा था कि ये दायित्व तो मेरे से। फिर ये आंदोलन हुआ ही क्यों? आंदोलन होने से पहले ही इस्तीफा दे देते। आंदोलन होना भी एक सुंदरता। आज झारखंड में हो रहा है, आप लोग उससे छवि को नुकसान पहुंचा ना भारतीय जनता पार्टी को, जो वहां पे लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस चले, भारतीय जनता पार्टी को उससे नुकसान पहुंचा है। आप लोकतंत्र, ये मानते हैं नुकसान हुआ? देखिए भैया, जिस तरह से किसी भी तरह के एक लंबे सिस्टम में से सब चीज़ें चलती हैं, और सिस्टम के किसी भी हिस्से पर, जैसे पानी चलता है एक जगह से, पाइप कहीं भी लीक हो सकता है। पेपर का भी एक ऐसी तरह से पाइपिंग है, ऊपर से चलते चलते नीचे तक कहाँ लीक होता है। और उसके कारण से जो बैठे हुए लोग हैं, वो समझदार लोग हैं, उस प्रकार की जवाबदारी लेते हैं कि मैं इसकी जिम्मेवारी देता हूँ, हमसे गलती हुई है, और उसी के साथ उन्होंने ये सब चीज़ें, उन्होंने उसी समय सरकार को कहा था कि भाई मैं इस दायित्व को, मतलब जो है वो मेरे से गलती हुई है तो मैं उसके लिए तैयार हूँ इस्तीफा देने के लिए। दूसरी बार बड़ी गलती हुई, पहले से वो कह चुके थे। पहली जो गलती हुई थी किसानों की हुई थी, उस गलती पर आकर प्रधानमंत्री जी ने माफ़ी भी मांगी। तो जब किसान कह रहे थे कि भाई ये जो बेनिफिट आप देना चाहते हो, ये बेनिफिट्स हम नहीं लेना चाहते, लेकिन आप जिद्दी हैं, आप कहते नहीं, कैसे नहीं लोगे, हम तो बेनिफिट आपको देके मानेंगे। मुकेश जी, दोनों विषय हैं, आपके और मेरे, किसी भी विषय के नज़रिए में फ़र्क हो सकता है। नंबर 1, आप अपने नज़रिए से उसे ठीक मान सकते हो, मैं अपने नज़रिए से उसको गलत मान सकता हूँ। नंबर 1 बात। नंबर 2, पूरे देश में लोगों का नज़रिया क्या है, इस देश में वो भी महत्वपूर्ण लगता है। लेकिन कई बार आपके घर में 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, आपके एक ही बच्चे का किसी मुद्दे पर कई बार दुराग्रह चलता है। माँ बाप उस दुराग्रह को भी स्वीकार करके बच्चे का मन आनंदपूर्ण रखने के लिए आगे बढ़ते हैं। ऐसा नहीं है, यही सौंदर्य है पारिवारिक व्यवस्था का। हमारा भारत की सारी व्यवस्थाएं एक तरह से पारिवारिक व्यवस्थाएं हैं। जब किसी भी हिस्से को ऐसा लगता है कि नहीं ये ऐसा होना चाहिए, तो कई बार उनके उन आग्रहों को, जिसको हम घर में जिद्द कहते हैं, उसको भी स्वीकार करके आगे बढ़ा जाता है। मैंने भी 10 साल किसान मोर्चा चलाया है पूरे देश का, और मैं भी देश के किसान मोर्चों के, किसानों की सभी नब्ज़ को समझता हूँ। पूरे देश का विचार उस प्रकार का नहीं था जो विचार पंजाब का था, उसके साथ हरियाणा थोड़ा आया, थोड़ा उत्तर प्रदेश आया। पूरे देश में अलग मत रखने वाले लोग भी थे, लेकिन ये भी हमारा ही एक हिस्सा है। हमारे स्टेट, हमारे सभी उस तरह के परिवार के हिस्से हैं, और हमारा एक आग्रह बहुत आगे जा रहा है, स्वीकार किया। बस इसी को लेके एक शेर आपके पेशे खिदमत है कि रात तेरी नहीं, रात मेरी नहीं, जिसने आंखों में काटी वही पाएगा। कोई कुछ भी कहे और मैं चुप रहूं, ये सलीका मुझे जाने कब आएगा। तो जो मेरे दिल में बात होती है, मैं आपसे पूछता हूँ। आपको दायित्व चुप रहने का दिया नहीं है, आपको दायित्व दिया है नियति ने सवाल खड़ा करने का।
तो इसलिए ये आप बात सवाल समझते खड़े हैं? करते रहिए हाँ। और बेहतरी की तरफ आगे ले जाते रहिए, चीज़ों को खोजते रहिए, टटोलते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये जो आखिरी लाइन है, ये आप जैसे वरिष्ठ नेता, राजनीति को समझने वाले, जनता की नब्ज को समझने वाले ओम प्रकाश धनखड़, जिन्हें मैं धाकड़ कहता हूँ, वो ही कह सकते हैं। देखिए, आपने आज दोनों यात्राओं के तार छेड़े, मैं आपका आभारी हूँ। इस बार के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। आभार, धन्यवाद। ओम प्रकाश धनखड़ जो दिल की बात करते हैं, आत्मा की बात करते हैं, अपनी बात करते हैं, और इनकी भी मुझे लगता है लो लग गई है, तो एक संतुष्टि का भाव भी इनमें है, लेकिन द बेस्ट देने की राह में ये अग्रसर हैं। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। नेटवर्क 18 में अब चक्रव्यूह को हम यहीं पर विराम देते हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि नेटवर्क 18 पर खबरों का सिलसिला हमेशा की तरह लगातार जारी है। बने रहे हमारे साथ।